हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू कॉमर्स। सो इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। ओके, इनकॉर्पोरेशन मतलब कि एलएलपी को हम कैसे एग्जिस्टेंस में लेकर आते हैं। ओके, लीगल प्रोसेस जो होता है टू फॉर्म एन एलएलपी उसे हम बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन। सो पहली चीज जो हमें ध्यान में रखनी होती है वो है नेम ऑफ एलएलपी। हमें पहले नेम डिसाइड करना है एक एलएलपी का। So LLP should find out the availability of the proposed name from the registrar of the company. Any suitable name can be chosen by an LLP. However, the following restrictions, मतलब कि कोई भी LLP जो उसको नाम पसंद आ रहा है पार्टनर्स को वो रख सकते हैं, और उसे पहले चेक करना पड़ेगा कि वो नेम अवेलेबल है या नहीं। कहाँ पे? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी पे जाके। जैसे अगर कोई भी बॉन्ड होता है तो फर्स्ट थिंग हम क्या करते हैं, नाम डिसाइड करते हैं ना। सेम एलएलपी के लिए भी हम पहले नाम डिसाइड करेंगे, अवेलेबिलिटी चेक करेंगे कि वो नाम पहले से किसी और एलएलपी का या किसी और बॉडी कॉर्पोरेट का तो नहीं है ना। सो देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस। सो द फर्स्ट इज एवरी एलएलपी शैल हैव ईदर द वर्ड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या फिर एलएलपी। अपने एंड में, अपने नाम के एंड में, एलएलपी के एंड में हमें लगाना पड़ेगा डॉट एलएलपी या फिर डॉट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। फर्स्ट रिस्ट्रिक्शंस तो ये है। द सेकंड इज द नेम चूजन मस्ट नॉट बी अनडिजायरेबल in an opinion of a central government or a name which is identical or too nearly resembles to an other body corporate। दूसरी चीज ये ध्यान में रखनी है कि कोई अनडिजायरेबल सा नाम नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ ऐसा नाम नहीं होना चाहिए जो अनलॉफुल लगे, ठीक है। और दूसरा ये है कि जो आप नाम चूज कर रहे हो किसी ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड कंपनी से, स्टैब्लिश फर्म से या स्टैब्लिश एलएलपी से रिजेंबल ना करे। सेम या सिमिलर या एग्जैक्टली सेम या सिमिलर नहीं हो, अलग होना चाहिए, उसकी बिल्कुल अलग से आपको पहचान में आ जाए। ओके, तो ये दो रिस्ट्रिक्शंस हैं। पहले तो किसी से भी बिल्कुल सेम सिमिलर नहीं होना चाहिए, और जो आपने नाम एक बार सोच लिया तो उसके एंड में आपको एलएलपी या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप लिखना पड़ेगा। द नेक्स्ट इज इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। सो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट क्या होता है? इनकॉर्पोरेशन एंड रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंटेशन इज अ सेट ऑफ लीगल सर्टिफाइड कंपनी डॉक्यूमेंट दैट कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन द फॉर्मेशन, constitution and legal structure of your company. Incorporation document are primary rules governing the functioning and management of your company. Incorporation document मतलब वो है जहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई हैं आपकी कंपनी से रिलेटेड। उसकी फॉर्मेशन कैसी हुई, इसमें लीगल स्ट्रक्चर क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, पार्टनर के बारे में सब कुछ लिखा होता है, तो उसे हम बोलेंगे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। मतलब एक ऐसी डॉक्यूमेंट जहाँ पे आपकी एलएलपी की सारी जानकारी हो, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। सो टू और मोर person associated for carrying on lawful business with a view to earn profit। LLP का मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। बिना प्रॉफिट का कुछ हुआ तो LLP नहीं होगा। will be required to subscribe their name to an incorporation document for getting a limited liability partnership incorporated। मतलब दो या दो से ज्यादा लोग, मतलब पार्टनर्स की बात हो रही है, दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स अगर उन्होंने सोच लिया कि उन्हें एलएलपी बनाना है, ठीक है, तो उन्हें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में अपना नाम लिखवाना पड़ेगा। तो उसका नाम लिखा जैसे ही हमने पार्टनर का इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में, तो वो सब्सक्राइबर हो जाएगा, ठीक है। तो सब्सक्राइबर कौन होते हैं? एलएलपी के सारे पार्टनर्स, हम उनको इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में सब्सक्राइबर बोलते हैं। नेक्स्ट इज द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शेल बी फाइल्ड इन सच अ मैनर एंड विद सच अ फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी ऑफ द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एन एलएलपी इज टू बी सिचुएटेड। मतलब जहां पे आपका, पहले आपने एलएलपी सोच लिया बनाना है, अब आपको इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ेगा विद सम रजिस्ट्रेशन फीस। देखो, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट क्या होता है? एक फॉर्म होता है। जैसे अगर आप कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हो तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो ना, ठीक है। जैसे आपने ड्यू में एडमिशन लिया तो पहले आप सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो कट ऑफ वगैरह आने से पहले, और फिर आप उसके साथ एक फीस दे देते हो, है ना। लेकिन आपको पता तो नहीं होता ना कि आपका एडमिशन अभी होगा या नहीं, कट ऑफ कितनी आएगी। तो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट भी ऐसा ही होता है। इट इज अ फॉर्म जिसको आप फिल करते हो और उसके साथ एक एप्लीकेशन फीस देते हो, और कहाँ पे सबमिट करोगे आप? रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। जैसे आप अपना ड्यू का फॉर्म कहाँ पे सबमिट करते हो? ड्यू के पोर्टल पे। ऐसे ही आपको अपना इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट कहाँ पे सबमिट करना है? रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी
पैसे के साथ और इस फॉर्म को पूरा फिल करके। अब कौन से रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में आप फिल करोगे? जहां पे आपका एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दिल्ली में अपनी एलएलपी खोल रही हूँ, मेरा दिल्ली में ही मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस होना है, तो मैं एलएलपी का जो दिल्ली का रजिस्ट्रार है उधर ही जाके मेरे को अपना फॉर्म सबमिट करना है। अब अगर दिल्ली में फॉर से 7 रजिस्ट्रार हैं, तो अगर मैं नॉर्थ दिल्ली में अपना ऑफिस खोल रही हूँ तो मुझे नॉर्थ दिल्ली के रजिस्ट्रार के पास जाकर ही ये फॉर्म और पैसे सबमिट करने होंगे। ठीक है, तो एलएलपी बनाने से पहले आपको इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को फिल करना होता है और प्रिस्क्राइब्ड फी देनी होती है। कहाँ पे देनी होती है? रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी। कौन से रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी? जहां पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा जिस भी स्टेट में। नेक्स्ट इज then a statement in prescribed form shall be filed with the incorporation document stating that all the requirements of an LLP act and the rules made thereunder precedent to the incorporation have been complied with। मतलब एक स्टेटमेंट भी देनी होती है आपको। जैसे अगर आप कोई भी फॉर्म देते हो तो उसमें आप डिक्लेरेशन देते हो ना कि जितनी भी मैंने चीजें या फिर जो भी मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट करे हैं वो सारे करेक्ट हैं टू माय इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे आप डिक्लेरेशन देते हो ना। ऐसे ही वही डिक्लेरेशन को हम यहाँ पे स्टेटमेंट बोलते हैं। आपको एक स्टेटमेंट सबमिट करनी पड़ेगी जिसमें लिखा होगा कि जो मैं डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहा हूँ वो सारे बिल्कुल करेक्ट हैं, एलएलपी के एक्ट के बिल्कुल अकॉर्डिंग है, जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी फुलफिल हो रही हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। स्टेटमेंट क्या होती है? एक डिक्लेरेशन होती है जिसमें आप लिखते हो कि सारी चीजें जो है ट्रू हैं और फेयर हैं और कंप्लायंस विद एलएलपी एक्ट हैं। ठीक है, अब ये जो स्टेटमेंट है इसको साइन भी करवाना पड़ेगा। तो इस स्टेटमेंट को साइन कौन करता है? देखो, the statement must be signed by either an advocate, a company secretary, chartered accountant, cost accountant who is engaged in formation of an LLP and by anyone who subscribed his name in the corporation document। तो ये जो स्टेटमेंट है 2 लोग साइन करेंगे। पहला, या तो कोई भी एडवोकेट, कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट, इन चारों में से कोई भी एक होना ही चाहिए स्टेटमेंट को साइन करे। और वो इंसान जो है, फॉर से आपने सीए से साइन करवाया, तो वो जब आप एलएलपी फॉर्म कर रहे होगे ना, वो उस फॉर्मेशन प्रोसेस में एंगेज होगा, तो उसी के साइन आपको स्टेटमेंट में चाहिए। और एक और साइन करवाने पड़ेंगे आपको सब्सक्राइबर से। सब्सक्राइबर कौन है? आपका पार्टनर। कोई भी पार्टनर जिसका नाम आपका इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में है उसी के साइन लगेंगे स्टेटमेंट में। तो एटलीस्ट 1 तो होना ही चाहिए सब्सक्राइबर, और एक चार्टर अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, एडवोकेट या कॉस्ट अकाउंटेंट। तो 2 साइन चाहिए आपको। पहले तो किसी भी एक प्रोफेशनल से और फिर दूसरा किसी भी सब्सक्राइबर से। सब्सक्राइबर जिसका नाम इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में हो। नेक्स्ट इज इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट एंड it is open to the public inspection in the office of registrar on the payment of the prescribed fee। देखो, जब हम आरटीआई फाइल करते हैं किसी भी चीज के लिए तो हमें 20 रुपीज देने होते हैं या 10 रुपीज देने होते हैं और हमें उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है ना। तो ऐसे ही इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट भी एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, मतलब ओपन टू पब्लिक। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एलएलपी ओपन करी और कोई XYZ पर्सन है और वो मेरी एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट देखना चाहता है, ठीक है, तो वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जाके अप्लाई करेगा कि मुझे वे टू कॉमर्स की इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट देखनी है और वो फीस सबमिट कर देगा, तो उसको मेरा इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। तो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट इज ओपन फॉर पब्लिक, मतलब कोई भी इंसान कोई भी एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट देख सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी भी एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट देखना है तो आप रजिस्ट्रार के पास जाके बस एक प्रिस्क्राइब्ड फी है वो सबमिट कर दो, फिर आपको विद इन सर्टेन टाइम, रीजनेबल टाइम में आपको मिल जाएगा इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट ऑफ दैट एलएलपी। ओके, तो आगे चलते हैं। देखो, कंटेंट्स ऑफ एन इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट क्या होते हैं। जो हम एक इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, मतलब जो फॉर्म है, हम इनकॉर्पोरेशन फॉर्म जो फिल कर रहे हैं उसमें क्या क्या फिल करना होता है। नेम ऑफ एन एलएलपी, जो आपने डिसाइड कर लिया, जो आपने एलएलपी का पहले नेम सोचा और फिर आपने चेक करा ना रजिस्ट्रार पे जाके, अब आपका एक फाइनल हो गया नेम, तो वो नेम आपको लिखना पड़ेगा। फिर आप बिजनेस क्या करने वाले हो एलएलपी में, ठीक है, जो भी आप बिजनेस करने वाले हो उस बिजनेस का नेचर आपको लिखना होगा। फिर एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, जो आपका ऑफिस रजिस्टर्ड है, फॉर से मुंबई में है, दिल्ली में है, जहां पर भी है, उसका पूरा फुल एड्रेस आपको लिखना पड़ेगा। फिर नेम एंड एड्रेस ऑफ ईच पार्टनर्स, जो सारे पर्सन है ना आपके, जो भी पार्टनर होने वाले हैं एलएलपी के, उन सबका नेम और एड्रेस।
फिर फिफ्थ देखो, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर हु आर टू बी डेजिग्नेटेड, मतलब जिसको आपने डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट किया है, जो आपके लीगल कंप्लायंसेस देखेगा, सारी लीगल फॉर्मेलिटीज देखेगा, तो वो जो पार्टनर्स हैं उनका नेम और एड्रेस आएगा। फिर और फिर कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है फॉर एन एलएलपी एग्रीमेंट, फॉर एग्जांपल जैसे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन आपने फॉलो करने हैं थ्रू आउट एलएलपी का जब भी उसका वर्क होने वाला है, या फिर आपको किसी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के टाइम पे क्या क्या चीज़ें देखनी है, तो मतलब सारे रूल्स रेगुलेशंस, या फिर आगे कोई दिक्कत आती है तो उसे कैसे सॉल्व करना है, तो ऐसी इंफॉर्मेशन आप अपने एलएलपी के इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में लिख सकते हो। ठीक है, या फिर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन लिख सकते हो कि पहले आपने अप्लाई किया था, आपका रिजेक्ट हो गया था इस ग्राउंड पे, तो वो सारी चीजें यहाँ पर आएंगी। ठीक है, तो ये आपके इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट्स हैं, ये मिनिमम कंटेंट्स हैं। इसके अलावा भी काफी चीजें आप लिख सकते हैं, ये तो मिनिमम चीजें रिक्वायर्ड हैं ही हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट डेजिग्नेटेड पार्टनर इज कॉल्ड। देखो, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैरिंग आउट लीगल ऑब्लिगेशंस एज लेड डाउन बाय द एलएलपी एक्ट शैल बी सोली ऑफ द डेजिग्नेटेड, मतलब डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, तो मतलब डेजिग्नेटेड पार्टनर्स सारी लीगल ऑब्लिगेशंस देखेंगे कि जो हमारा एलएलपी है वो एक्ट के अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं, या फिर कोई लीगल फॉर्मेलिटीज है तो उसे टाइमली कंप्लीट करें। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज किसकी होती हैं? डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की। और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स अपॉइंट कैसे होते हैं? म्यूचुअली सारे पार्टनर्स बैठ के डिसाइड करते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। आगे चलते हैं। अब देखो, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट आपका हो गया, आपने उसे फाइल कर दिया रजिस्ट्रार को। ठीक है, अब इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन होगा। क्या होता है? रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी विल वेरीफाई वेदर द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट एंड अदर पेपर प्रेजेंटेड टू हिम सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट और नॉट। अब आपने जो एप्लीकेशन दी है, अब उसकी वेरिफिकेशन होगी ना। जैसे आप ड्यू में अगर अप्लाई करते हो तो पहले उसकी वेरिफिकेशन होती है कि आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं या नहीं। अगर ठीक होते हैं तो एक्सेप्ट हो जाती है, गलत होते हैं तो रिजेक्ट हो जाती है। सेम चीज यहाँ पर है। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ जो भी आपने चीजें, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने पैन कार्ड, आधार कार्ड अपने सारे पार्टनर्स का और उनके क्वालिफिकेशंस, उनके एड्रेस वगैरह, ये सारी चीजें जो सबमिट करी थी वो सारी चीजें अब वेरीफाई होंगी। अगर वो सारी चीजें ठीक हैं और सारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो रही हैं अकॉर्डिंग टू द एलएलपी एक्ट, तो आपको इनकॉर्पोरेशन जो है, जो आपने अप्लाई करा है, वो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा और आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा। सो इफ देयर आर इन ऑर्डर, ही विल रजिस्टर द एलएलपी विद इन द पीरियड ऑफ 14 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन। मतलब अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल एग्जैक्ट हैं, इन ऑर्डर हैं, ठीक है, मतलब सारे कंप्लीट हैं, ठीक है, तो आपको विद इन 14 डेज में आपका एलएलपी रजिस्टर्ड हो जाएगा। ठीक है, विद इन 14 डेज। कौन से 14 डेज? जिस दिन आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करी है उसके बाद आपको 14 डेज का टाइम मिलता है। उसके अंदर अंदर आपकी एप्लीकेशन या तो एक्सेप्ट होगी या तो रिजेक्ट होगी। ऑन रजिस्ट्रेशन, द ROC is registrar of company shall issue certificate of incorporation signed by him and authenticated by his official seal। तो 14 डेज के बाद अगर एक्सेप्ट हो जाता है आपका एलएलपी का एप्लीकेशन फॉर्म, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, तो फिर आपको मिलता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वो कौन साइन करेगा? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, और उसकी ऑफिशियल सील होगी। जब भी तो हम मानेंगे कि हाँ भाई ये एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, बिना साइन के थोड़ी मानेंगे। तो साइन होना इज वेरी इंपॉर्टेंट बाय द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। Then registrars shall enter the LLP name in the registrar of LLPs maintained by him and shall assign an LLP identification number to LLP। अब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया। अब रजिस्ट्रार का काम क्या है? जो उसके पास रजिस्टर बन रहा है एलएलपी के सभी के नाम का, तो वहां पे एलएलपी जो न्यू आई है, फॉर से एबीसी एलएलपी बनी है, तो वो लिखेगा कि एलएलपी बनी है, उसका नाम है एबीसी एलएलपी, ये पार्टनर्स हैं, उसकी पूरी एंट्री कर लेगा। फिर उसके बाद वो इश्यू करेगा एलएलपी आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये क्या होता है? जैसे आपने कॉलेज में आपने एडमिशन ले लिया तो आपको रोल नंबर असाइन हो जाता है ना, कॉलेज रोल नंबर। वो आपका एक आइडेंटिफिकेशन होता है कि इस कॉलेज में अगर फॉर से 1059 का कोई बच्चा है तो कॉलेज में चेक करेंगे सिर्फ उस रोल नंबर से, तो आपको पता चल जाएगा कि ABCD बच्चे का रोल नंबर इज 1059। सेम ऐसे ही एलएलपी आइडेंटिफिकेशन नंबर इशू हो जाता है, जिससे एलएलपी के सारे काम होते हैं। फॉर से अगर आप आधार कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको एक आधार कार्ड का नंबर मिल जाता है ना, जो बिल्कुल अलग होता है, सबसे अलग।
आइडेंटिफिकेशन नंबर, ऐसे ही आपका इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ आपको आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है, जिसे बोलते हैं हम LLPIN, मतलब LLP आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो हमारे LLP के लिए है। देखो LLP भी तो आर्टिफिशियल पर्सन है ना, तो उसे भी तो एक आईडी चाहिए, तो ये समझ लो LLP आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है LLP की आईडी है, ठीक है, LLP का आधार कार्ड समझ लो। देन नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन, मतलब अब आपका जो LLP है वो इनकॉर्पोरेट हो गया, रजिस्टर्ड हो गया, ठीक है। तो अब क्या डिफरेंस आ जाएंगे? ऑन ऑब्टेनिंग ऑफ इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट द LLP बिकम्स अ बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी एंड परपेचुअल सक्सेशन। अब अलग से वो बन गई है, तो यानी कि वो आर्टिफिशियल पर्सन हो गई है LLP, तो अब उसके पास क्या क्या राइट्स हैं? नाउ LLP shall be capable of the following rights, following powers. First is suing और being sued, मतलब वो आर्टिफिशियल पर्सन है तो उस पर कोई केस कर सकता है, या LLP किसी और पे केस कर सकती है। सेकंड इज एक्वायरिंग, ओनिंग, होल्डिंग और डेवलपिंग और डिस्पोजिंग ऑफ प्रॉपर्टी, वेदर मूवेबल और इमूवेबल, टेंजिबल और इंटेंजिबल, मतलब कोई भी चीज अगर LLP को खरीदनी है तो अपने नाम पे खरीद सकती है, या फिर किसी चीज को होल्ड कर सकती है, डेवलप कर सकती है, डिस्पोज कर सकती है, चाहे वो मूवेबल हो, जैसे कि चेयर, टेबल, वाटर बॉटल, ये सारी चीजें मूवेबल हैं, या फिर वो इमूवेबल हो, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, उसे हम हिला नहीं सकते अपनी जगह से, या फिर वो टेंजिबल हो, जैसे हम जिसे टच फील कर सकते हैं, जैसे कि कोई बॉक्स हो गया, या फिर टेबल चेयर हो गया, या फिर वो इंटेंजिबल हो, जैसे कि गुडविल ऑफ अ कंपनी हो गई, है ना, जिसे हम देख नहीं सकते। तो इन सारी चीजों को, चाहे वो मूवेबल हो, इमूवेबल हो, टेंजिबल हो, इंटेंजिबल हो, एक्वायर, ओन, होल्ड, डेवलप, डिस्पोज कर सकता है LLP अपने नाम पे, क्योंकि अब उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो अलग से उसकी इनकॉर्पोरेशन उसकी अलग से बॉर्न हो गई है, ठीक है। द नेक्स्ट इज हैविंग अ कॉमन सील, मतलब अब उसे अगर LLP ने मतलब डिसाइड किया है कि उसे चाहिए कॉमन सील, या फिर मतलब उन्होंने सोचा कि यस वी शुड हैव अ कॉमन सील, तो यस अब उसके पास पावर है कि वो अपनी एक अलग से कॉमन सील ले ले। ओके, द फोर्थ वन इज डूइंग एंड सफरिंग सच अदर एक्ट्स एंड थिंग्स एज बॉडी कॉर्पोरेट में लॉफुली डू एंड सफर, मतलब सारी चीजें वो सारी चीजें जो एक बॉडी कॉर्पोरेट कर सकती है, वो सारी चीजें अब LLP कर सकती है, ठीक है। तो ये 4 चीजें हैं आफ्टर LLP के इनकॉर्पोरेशन के बाद जो होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एन LLP. So every LLP shall have a registered office to which all the communication and notices may be addressed and where they shall be received. मतलब एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन LLP, क्योंकि अब LLP काम कर रही है तो उसके पास हो सकता है कुछ पार्सल आए, या LLP को कहीं पे कुछ सेंड करना है, कोई नोटिस आ रहा है, कोई कम्युनिकेशन होनी है, तो एक LLP का रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो LLP को, हर एक LLP के पास एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना ही चाहिए, और उसका जो एड्रेस वगैरह है वो हम कहाँ पे लिखेंगे? अपने LLP के एग्रीमेंट में, मतलब इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में देंगे पहले ही। नेक्स्ट इज चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, मतलब अब आपने पहले फॉर से दिल्ली में अपना LLP खोल लिया, ठीक है, नॉर्थ दिल्ली में, तो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस आपका नॉर्थ दिल्ली में हो गया, ठीक है। लेकिन अब आपको फॉर एग्जाम्पल आफ्टर 5 years या फिर आफ्टर 2 years या फिर इवन आफ्टर 1-2 months आपको अपना जो है रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है, आपको कहीं और सूटेबल लोकेशन मिल रही है जहाँ पे आपको थोड़ा कम रेंट देना पड़ रहा है, या जहाँ पे आपको ज्यादा फायदे मिल रहे हैं, ज्यादा फैसिलिटीज मिल रही हैं, तो आपने सोचा लेट्स चेंज द रजिस्टर्ड ऑफिस। तो क्या फॉर्मेलिटीज हैं व्हेन यू वांट टू चेंज अ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एन LLP? The LLP may change its registered office from one place to another. The following procedure is to be followed. The procedure as laid down by the LLP agreement should be followed. मतलब अगर हमने इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में लिख दिया कि इन केस हमें आगे चल के अपना रजिस्टर ऑफिस चेंज करना है तो ये प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे, तो वही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है जो आपके LLP अग्रीमेंट में पहले से ही प्रिस्क्राइब्ड है। लेकिन अगर वो नहीं है, ऐसा आपने कुछ नहीं लिखा हुआ, तो आप क्या करोगे? Where the LLP agreement does not provide for such procedure, consult of all the partners are required.
अगर एलएलपी एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ, फॉर से एलएलपी एग्रीमेंट में ही लिखा हुआ था कि अगर हमें रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है तो हमें किसी की कंसर्न की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डेजिग्नेटेड पार्टनर के पास अथॉरिटी है कि वो हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ये प्रोसीजर हो गया एलएलपी के एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, तो ऐसे ही करेंगे। लेकिन अगर एग्रीमेंट में कुछ प्रिस्क्राइब्ड ही नहीं है तो क्या करेंगे, सारे पार्टनर्स का कंसर्न लेना पड़ेगा हमें, सारे, ऑल। अगर 100 है तो 100 के 100 पार्टनर्स का कंसर्न लेना पड़ेगा कि हाँ चेंज करो, एक ने भी मना कर दिया तो नहीं होगा। जब हम विद इन द स्टेट की बात करेंगे, फॉर से नॉर्थ दिल्ली से मुझे साउथ दिल्ली में जाना है तो सारे पार्टनर्स का कंसल्ट लेंगे और सबने हाँ बोल दिया तो यस, नाउ वी कैन चेंज। However, in case of change of registered office from one state to another, जब आपको दूसरी स्टेट पे जाना है, फॉर से आपको दिल्ली से मुंबई में शिफ्ट होना है तो आपकी पूरी एक स्टेट ही चेंज हो रही है ना, दिल्ली से आप महाराष्ट्र में जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको सारे कंसर्न अपने सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का कंसर्न लेना पड़ेगा। विद इन द स्टेट में तो आपको पार्टनर्स का लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आपको सारे के सारे अपने सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का, जिसको आपको पैसे देने हैं ना, उन सारे क्रेडिटर्स का आप कंसर्ट लेंगे, देन यू कैन चेंज योर ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। नेक्स्ट, इन केस ऑफ चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, द एलएलपी शेल पब्लिश अ पब्लिक नोटिस at least 21 days before filing any notice of change in form number 15 with the registrar in daily newspaper published in English or in local language। मतलब जैसे अगर मुझे वन स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, एक पब्लिक नोटिस जारी करना पड़ेगा। कब? 21 दिन पहले। मैं अप्लाई करने वाली हूँ ना, उससे 21 दिन पहले ही मुझे एक पब्लिक नोटिस जारी करना पड़ेगा कि ABCD LLP इज शिफ्टिंग फ्रॉम दिल्ली टू महाराष्ट्र एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो जब हम फाइल करते हैं ना रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए तो हमें फॉर्म नंबर 15 फिल करना पड़ता है। तो फॉर्म नंबर 15 फिल करने से पहले 21 दिन पहले ही हमें एक पब्लिक नोटिस जारी करना पड़ेगा अगर हम स्टेट टू स्टेट में चेंज कर रहे हैं। लेकिन विद इन द स्टेट करेंगे तो ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस पार्टनर्स का कंसर्न लेके आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं विद इन द स्टेट। अगर आप दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, जब आपको क्रेडिटर्स का कंसर्न लेके और एक पब्लिक नोटिस जारी करना पड़ेगा 21 दिन पहले, ठीक है। और वो कैसे जारी करना पड़ेगा, आपको न्यूज़पेपर में लिखना पड़ेगा, इंग्लिश न्यूज़पेपर में या फिर लोकल लैंग्वेज में। फॉर एग्जांपल अगर मेरा ऑफिस महाराष्ट्र में था, मैं महाराष्ट्र से उसे लेके जा रही हूँ अरुणाचल प्रदेश, तो मुझे महाराष्ट्र की जो लोकल लैंग्वेज है ना मराठी, उसी में ये पब्लिक नोटिस जारी करना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज हाउ यू चेंज योर रजिस्टर्ड ऑफिस। अगर आपको स्टेट टू स्टेट करना है तो अलग प्रोसीजर है, अगर विद इन द स्टेट करना है तो एक अलग प्रोसीजर है, अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नोटिस ऑफ चेंज ऑफ प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार इन फॉर्म नंबर 15 विद इन द 30 days ऑफ कंप्लाइंग विद द प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स। जो हमारी रिक्वायरमेंट्स थी वो सारी अब हमारी कंप्लीट हो गई। जैसे हमें कंसर्न लेना था पार्टनर्स का या फिर हमें कंसर्न लेना था अपने क्रेडिटर्स का, वो सब कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, फाइल करना है फॉर्म नंबर 15। कब? विद इन द 30 days। जब हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स हो गई ना कि हमने पब्लिक नोटिस भी जारी कर दिया, कंसर्न भी ले लिया, अब 30 दिन के अंदर अंदर हमें फॉर्म नंबर 15 रजिस्ट्रार को सबमिट करना पड़ेगा विद सम फीस, कुछ फीस देनी पड़ेगी उसे, ठीक है। फॉर्म नंबर 15 के साथ फीस हमने जमा कर दी है अपने रजिस्ट्रार को। अब उसके बाद हमारा ऑफिस चेंज हो जाएगा, ठीक है। देन द चेंज शेल टेक द इफेक्ट ओनली आफ्टर सच फाइलिंग। जब ऐसा हमने फाइल कर दिया फिर उसके बाद ही चेंज आएगा। नेक्स्ट इज फॉर्म नंबर 15 शुड बी साइंड बाय द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स एंड सर्टिफाइड बाय द कंपनी सेक्रेटरी और चार्टर अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। तो जो फॉर्म नंबर 15 है हम सबमिट करेंगे ना रजिस्ट्रार और ऑफिस को, तो सबसे पहले उसमें क्या करना पड़ेगा, हमारे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के साइन चाहिए उसमें, प्लस किसका साइन चाहिए, या तो CS का या CA का, सिर्फ इन दोनों में से किसी का साइन होना चाहिए। CS या CA का साइन होना चाहिए जो प्रैक्टिस में हो, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिटायर्ड CA है या फिर अभी जिसका आर्टिकलशिप चल रहा है या फिर अभी वो 1-2 साल बाद CA बनने वाला है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो इन प्रैक्टिस होना चाहिए, CA होना चाहिए, उसी का साइन चलेगा विद डेजिग्नेटेड पार्टनर का साइन। फिर फॉर्म नंबर 15 हम रजिस्ट्रार को सबमिट करेंगे विद द फीस और फिर हमारा चेंज हो जाएगा रजिस्टर्ड ऑफिस या तो विद इन द स्टेट या फिर टू द डिफरेंट स्टेट। सो दिस इज अबाउट द चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एन LLP। नेक्स्ट इज
पेनल्टी फॉर इम्प्रॉपर यूज ऑफ द वर्ड एलएलपी या फिर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। सो अगर किसी और ने जिसकी एलएलपी नहीं है उसने फिर भी एलएलपी का यूज कर लिया तो उसको फाइन देना पड़ेगा। वो फाइन कितना होगा? कम से कम 50,000 रुपए और मैक्सिमम 25 लाख रुपए। ठीक है, मिनिमम 50,000 एंड मैक्सिमम 25 लाख रुपए। तो कोई भी अदर देन एलएलपी कैन नॉट यूज दिस वर्ड एलएलपी या फिर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।